बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें रऊफ़ हसन साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर कुछ नामालूम अफराद हैं, मुबैना तौर पर ख्वाजा सरा है, उन्होंने हमला किया और वो ज़ख्मी हैं, इस वक्त हस्पताल में हैं। ज़ख्म उनके गाल पे गहरा आया है, लेकिन बहरहाल इसकी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं और वो एक निजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए गए थे। मेरा ख़्याल है कि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन बहरहाल तहक़ीक़ात होंगी तो ये मामला सामने आएगा। इसके साथ साथ आज कुछ बात हो जाए उस बिल के हवाले से जो कि कल से मौज़ूए बहस है और पंजाब असम्बली के अंदर बहुत जल्दबाजी में उस बिल को जो है वो पास किया गया है। हत्ता के इज़्ज़त का बिल है और ये डेफेमेशन लॉ जिसे कहना चाहिए, और ये सहाफ़ियों या सहाफ़त से मुताल्लिक है और कहा यह जा रहा है कि ये बिल जो है ये आज़ादी राय को सामने रखते हुए जो है वो बनाया गया है। दुनिया भर में डेफेमेशन लॉज होते हैं लेकिन इस तरह से वो पास नहीं होते जिस तरह से पंजाब असम्बली के अंदर हुए हैं। इस बिल के अंदर बहुत सारे यानी सहाफ़ी की जो डेफिनेशन है वहाँ से लेके और जो सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं जो कि क्रिमिनल नहीं हैं लेकिन जुर्माने की सज़ाएँ हैं, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात मौजूद हैं। अब ये जो बिल था जिस तरह से पास किया गया है, जिस तरह से इसको पेश किया गया, जिस तरह जल्दबाजी में इसको मंजूर किया गया, इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। ये सवाल भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में क्या फ़र्क है अगर इस तरह की कानून साजी और इस तरह से जल्दबाजी में जिसमें कि कोई कंसल्टेशन, एक वाइड जिसे कहना चाहिए, एक वसी पैमाने पे कंसल्टेशन इसमें नहीं हुई। इसमें क्या क्या है ये बहुत अहम है जानना, क्योंकि इसमें सिर्फ अखबारात और टीवी के चैनल्स के सहाफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो कानून साजी की गई है उसमें यूट्यूब जो व्लॉग करते हैं, इसमें इंस्टा और दीगर तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जितने लोग मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। क्या क्या इसके अंदर नुकसानात हैं उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और तमाम सहाफ़ती तंजीमें, एमेंट जो कि डायरेक्टर न्यूज़ की तंजीम है, PFUJs और जितने प्रेस क्लब्स हैं, इसके साथ साथ विमेन एक्शन फोरम, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, HRCP और तमाम जो सहाफ़ती तंजीमें और सीनियर सहाफ़ी इसको मुस्तरद कर चुके हैं, काला कानून करार दे रहे हैं, क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब आज जो मामला था अदलिया और इंतज़ामिया के बीच में, अटॉर्नी जनरल आज हाजिर हुए थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, वहाँ पे भी कुछ बात हुई लापता अफराद के हवाले से, अहम वहाँ से रिमार्क्स भी आए हैं और अदालत ने ये कहा है कि अटॉर्नी जनरल जो काविश कर रहे हैं वो बहुत अच्छी काविश है लापता अफराद की बाजियाबी के लिए, और जुम्मे तक की डेडलाइन दी है अहमद फरहाद जो कि शायर हैं उनको बाजियाब करने के लिए, और ये यकीन दहानी करवाई गई है कि जुम्मे तक उनको बाजियाब करवाया जाएगा। इस पर बात करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है उसके हवाले से अब बाकायदा वोटिंग के बाद ये होगा, और कहा जा रहा है जो पहले एक रिवायत थी कि कायदे बे इख्तलाफ को बनाया जा सकता है वो उसके बरखिलाफ़ क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ नहीं आएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बहुत ही अहम मामला है आज टेरियन वाइट केस जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ था, उसको भी आज खारिज कर दिया गया है सख्त रिमार्क्स के साथ कि ये पहले भी ये मामला ख़त्म हो चुका है, तो ये वापस क्यों आया, ये रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए या नहीं। और फैज़ाबाद धरने के ऊपर भी आज बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है जिसमें कि काबीना ने इस रिपोर्ट को जो कि निगरान हुकूमत के कमीशन ने तरतीब दी थी उसको मुस्तरद किया है। तो इन सारे मामला पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक कानून निगहदाद साहिबा जिनसे इस कानून के हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ होंगे, खुरम दस्तगीर खान साहब भी होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, कायरा साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, और अहमद अवैस साहब माहिर कानून भी हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। निगहत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये जो बिल मंजूर हुआ है इतनी जल्दी में बग़ैर बहुत तफसीली कंसल्टेशन हुई है, लेकिन ऐसे जैसे वो थोड़ी देर के लिए जैसे एक हुज्जत तमाम हुई है, आपको क्या लगता है इस बिल में क्या क्या मसाइल हैं, क्यों इसको काला कानून जो है वो करार दिया जा रहा है, जबकि ख़ुद सहाफ़ी चाह रहे थे कि इसके ऊपर हद तक इज़्ज़त की जो डेफेमेशन लॉज हैं उसको मजबूत किया जाए। बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए इसमें सहाफ़ी और बहुत सी तंजीमें जो हैं और खुद जो मौजूदा हुकूमत है, जब ये अपोजिशन में थे, हम सब लोग इस बात पे मुत्तफिक थे कि डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म्स पे है
और उसको किसी तरीके से हमें एड्रेस करने की जरूरत है। अब उसको एड्रेस करने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकती थी, उसमें जो आपको मालूम है कि हमारे मौजूदा कवानीन में पीका का कानून है या बाकी जो मौजूदा डेफामेशन के कवानीन मौजूद हैं, उनके अंदर देखा जा सकता था कि आप डिसइंफॉर्मेशन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक ऑलरेडी एक कानून जो हमारा हक़ इज्जत का है, जो कि सिविल लॉ है, उसमें पंजाब हुकूमत जो है वो एक उसी में तरमीम करके पंजाब हुकूमत का कानून ला रही है, बेसिकली पंजाब का कानून ला रही है। अब में इन्होंने जो एडिशंस किए हैं वो उसमें सोशल मीडिया ऐड किया है, जर्नलिस्ट की जो तारीफ है वो उसको काफी वसी कर दिया है, तो उसमें सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो उनका और बी लॉगर्स हैं, उनका शुमार होगा। इसमें प्रोविजंस तो बहुत प्रॉब्लमैटिक काफी ज्यादा हैं, जैसे खुद को अपने दिफा करने का हक जो है, लीव टू डिफेंड जो है, वो किस तरीके से मिलेगी, वो भी उसमें काफी कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा है। फिर एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, यानी कि जो हमारी आम अदालतें हैं वहां पे केस नहीं चलेगा, एक ट्राइब्यूनल होगा जिसकी अभी हमें नहीं पता नौयत क्या होगी, कॉम्पोजिशन क्या होगी, कौन नॉमिनेट होगा उसको चलाने के लिए। तो इसमें काफी ज्यादा इब्हाम और सवालात इस बिल में थे। जो एक बहुत अहम बात है वो ये है कि बिल को थोड़े दिन पहले ही पब्लिक किया गया, जब फीडबैक मांगा गया और उसने कहा गया कि फीडबैक अवाम अपना दे। अब वो फीडबैक के लिए कोई रास्ता नहीं था कि कहाँ पे कोई पोर्टल है, कोई ईमेल है, कहाँ पे दें। तो वो खुद ही जब सहाफियों ने ये देखा कि ये तो एक ऐसा कानून है जिस पे बहस होने की जरूरत है, तो उन्होंने खुद रीच आउट किया मिनिस्टर साहिबा को। बिल्कुल, हमने भी आज उनको रीच आउट करने की कोशिश की है। अज़मा बुखारी साहिबा को हमेशा अवेलेबल होती है, मगर आज वो नहीं थी। मगर एक बात जो कि निगत में पूछना चाहती हूँ वो ये कि इसमें बहुत सारी पहले मुकद्दस गाय थी, अब बहुत सारी और मुकद्दस गाय का इजाफा हो गया है। इसको ये बात दुरुस्त है कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा ख़तरा है आज़ादी इजहार के लिए, लेकिन क्या ये कानून जो है ये सेल्फ सेंसरशिप के ऊपर मजबूर नहीं करेगा? ज़राए के ज़रिए से जो खबर दी जाती है वो नो मोर ज़राए, अब हम सोर्सेज के ज़रिए खबर नहीं दे पाएंगे, हमें सबूत पेश करने पड़ेंगे। क्या इसके और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखें आसमा, जब कोई गलत बात ऐसी करेगा जिससे किसी की रेपुटेशन हार्म होगी और वो उसको बकायदा मतलब एक रिस्क भी उसकी सेफ्टी को पहुंचेगा, ये आप भी भुगत चुके हैं, हमें तो बहुत से लोग ये भुगत चुके हैं, हमें तजर्बा है कि डिसइंफॉर्मेशन, टारगेटेड डिसइंफॉर्मेशन का क्या नुकसान है। लेकिन उसको एड्रेस करने के बहुत से तरीके हैं। उसमें एक इस तरह का कानून लेकर आ जाना जिसपे आप कोई बहस ना करें, जिसपे कोई प्रॉपर कंसल्टेशन ना हो, जिसपे लोगों की राय ना ले, ये एक सबसे बड़ा मसला है। जब प्रोसेसेस कवानीन के बनने के ट्रांसपेरेंट ना हो, तो वहां पे फिर अकाउंटेबिलिटी की जो वो मिकदार है वो कम हो जाती है। यानी कि आप अकाउंटेबल उन पावरफुल इदारों को या हुकूमत को कैसे ठहराएंगे, क्योंकि अब हम अवाम है और ये हुकूमत है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और इस बिल में जिसमें आप सुबह कंसल्टेशन कर रहे हैं और पे सहाफी आपको भी फीडबैक दे रहे हैं और शाम में ये बिल पास हो जाता है, तो ये एक बहुत इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी? ये मेरा ख्याल है बहुत अहम सवाल है। मैं यही सवाल खुर्रम साहब के पास रखती हूँ, फिर मैं कायरा साहब और अहमद अवैस साहब को भी इसमें शामिल करती हूँ। खुर्रम साहब, आप ज़ाहिर है PMLN से हैं और जवाबदेही PMLN को देनी है बतौर पार्टी। आप समझते हैं कि बहुत जल्दबाजी में इस कानून को पास किया गया, क्यों, क्या ज़रूरत थी, क्यों कंसल्टेशन नहीं हुई? और यही एतराज़ आप लोग PTI पे करते थे, जो मुख्तलिफ कवानीन उनके बने उसके ऊपर आप एतराज़ करते थे। आज आपकी पार्टी ये काम कर रही है। इसकी उजलत पर ज़रूर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन जो बीमारी है जिसका इलाज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इन कवानीन के जरिए, उसको भी खुलकर उस पर बात करना जरूरी है। सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन यानी गुमराह कुन खबरों का इशू नहीं है, यहाँ तो गलाजत फेंकी जा रही है। और आप अच्छी तरह मुझसे आगाह हैं कि चंद साल पहले गालिबन 2020 में कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ की कमेटी में ख़वातीन सहाफ़ी पेश हुई थी जिनके खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ गलत तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी। और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ, ख़ास तौर पे एक ऐसी जमात है जिसके खिलाफ वो बात करना चाहें, वो चाहे वो चीफ जस्टिस हो, कोई सहाफ़ी हो,
कोई किसी इदारे का सरबराह हो, उसके खिलाफ फिर कोई हद नहीं है। मगर खुर्रम साहब, इसका बेहतर तरीका हो सकता था ना, बेहतर तरीका। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, बहतान है, इल्ज़ाम है, सब कुछ है। तरीक़ाकार देखिए आपकी हुकूमत ने क्या इख्तियार किया है। जी देखिए, इस पे जरूर बहस हो सकती है, और वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा भी इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। अब यही बात है कि अगर हम इसकी दुरुस्त तशखीस कर पाए, मैं फिर कहूंगा कि सिर्फ गुमराहकुन खबरों का इशू नहीं है, यहाँ लोगों की इज्जतें, उनके खानदान दांव पर लगा दिए गए हैं, पूरी उनकी जिंदगियां जो हैं वो तबाह की जा चुकी हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ है कि वो लोग जो जिम्मेदार ओहदों पर हैं उनको इस तरह मरूब किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर आपने हमारी मर्जी का काम ना किया तो आपके खिलाफ तो इस तरह की कैंपेन चलेगी। अब हमें अगर हम इसकी तशखीस दुरुस्त कर पाए हैं तो इस पर जरूर बहस हो सकती है, और इसकी कोई भी कानून हरफे आखिर नहीं है, उसको रिफाइन किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। और मेरी ये तवक्को है कि अगर इस कानून में अभी कोई सुकम रह गए हैं तो मरीम नवाज साहिबा और पंजाब असेंबली इसको दोबारा देखेगी। अच्छा, ये कायरा साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो बहतान तराशी है ये तो अपनी जगह पे है, फेक प्रोपेगेंडा भी अपनी जगह पे, फेक न्यूज़ भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये जो बिल है इसके अंदर तो बहुत सारे, यानी आप किसी के खिलाफ भी कोई बात नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो ख़त्म हो जाएगा। आपको नहीं लगता? आप वज़ीर इत्तलात रहे हैं और बखूबी आगाह हैं कि सहाफ़ी सोर्सेज की बुनियाद के ऊपर चलते हैं। आसमा, बात यह है कि पहली बात मुझे ये समझ नहीं आई कि ये कानून सिर्फ सहाफियों के खिलाफ है क्या? नहीं, ये तो पर्टिकुलरली सहाफियों के खिलाफ है। इसमें चैनल्स भी, इसमें चैनल्स हैं, इसमें इंस्टाग्राम, इसमें तारीफ सहाफियों की गई है, इसमें इसकी डेफिनेशन। सर, और तरह पेश कर देता हूं सर, मैं फर्ज करें मैं किसी सहाफी के खिलाफ खड़े होकर तकरीर कर देता हूं, तो क्या मैं इसके जुमरे में नहीं आऊंगा? नहीं, आप इसके जुमरे में इसलिए नहीं आएंगे कि इसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो सिर्फ सहाफियों की दी गई है, उसमें कहा गया नहीं है। अच्छा, आप जरा खुल के पढ़िए इसको सारा। मैं गुजारिश करूं, मेरी जरा सुन लीजिए सर। सहाफियों पे जुर्माने की बात हुई है, ये जो ट्रिब्यूनल है, जुर्माना होगा, मुझे भी हो जाएगा ना। देखिए, आप एक काम कर रहे हैं, मुझे कल जेल होगी। सर, आपके तो सोर्स नहीं होते, आप तो तहकीकाती सहाफत नहीं करेंगे ना, आप तो इल्जाम लगा बयान देंगे, आपके बयान के ऊपर तो नहीं हो सकता। नो, तहकीकाती सहाफत की आड़ में अगर कोई बंदा मेरी जिंदगी जीवन कर देता है तो मैं क्या करूं? जब हम करते थे, हमारा आपसे गिला होता था, ये मीडिया का भी गिला होता था, अदालतें भी यही कहती थी कि जनाब अगर आप इस पे गिला करते हैं तो फिर आप डेफर्मेशन लॉज को ठीक करें, इसको इंप्रूव करें, इसको स्ट्रॉन्ग करें। ये तो सारा मीडिया हमें कहता था, और अगर वो हुआ है और उस पर कुछ हुक्म है, मुझे नहीं पता, कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, लेकिन मुनासिब है। अब भी अगर कंसल्टेशन हो गई है, कोई हतमी नहीं हो गया, अभी तो ये कानून जो है अदालतों में जाके चैलेंज होगा। उससे पहले गवर्नमेंट के साथ आपके लोग बैठे हैं, बैठ के बात होगी, इसमें जो गलतियां हैं उनको हुक्म को दूर किया जाएगा। लेकिन एक बात तो दुरुस्त है कि ये बात कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कितने हैं और किस किस्म के हैं, बहुत जिम्मेदार भी हैं और बहुत सारे आप भी जानती हैं क्या है। तो क्या इस गाप में सबको इजाजत दे दी जाए, या जिस तरह हो रहा है इसको चलने मगर इसकी क्या गारंटी होगी कि ये सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा? हर कानून आखिर में उन सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है जो चैलेंज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को या बाकी मुक्तदरा को या हुकूमत को। जी सर, सहाफी एग्जेम्पशन क्यों होंगे इससे? भाई, आप तो खबर दे रहे हैं, आप कहते हैं कमर जमान फलान जगह पे बैठा हुआ ये गलत काम कर रहा था, ठीक, आप कहते हैं मुझे सोर्स ने बताई है, मेरी तो आपने ऐसी तैसी फेर दी ना, और उसके बाद पता चला कि कमर जमान तो उस दिन फलान जगह बैठा हुआ किसी मस्जिद में खुतबा सुन रहा था। सो आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और आपकी सारी इस बातों का बिल्कुल एहतराम है, लेकिन आपके जो आजादी है, आपका जो इख्तियार है, उसके साथ कोई जिम्मेदारी भी है। नहीं, वो उस जिम्मेदारी से तो हम खुद इस पे बात करें। निगत, यही सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ, जो कायरा साहब बात कर रहे हैं, फिर मैं अहमद अवैस साहब को भी शामिल करूंगी। वो कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और इसमें गलत क्या है कि अगर किसी के ऊपर जो है वो आपने जिस पे इल्ज़ाम लगाया वो अगर चला गया और उसको इंसाफ मिल गया तो इसमें गलत क्या है? मेरे ख्याल में जो सहाफियों की डेफिनेशन है उसको इस तरीके से
वाइड करना इस कानून में, और उसके बाद जो आप आसमा बात कर रही हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, वो एक बहुत कायरा साहब आप लोगों को भी ये बात पता है कि जब जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं तो उनकी सोर्सेज होती हैं। अब अगर वो किसी पब्लिक ऑफिशियल को बात वो पसंद नहीं है खबर, और वो उसको जाके चैलेंज कर दे कि मेरी रेपुटेशन हार्म हुई है, जबकि रेपुटेशन के भी बाय द वे इसमें कोई वो प्रॉपर क्राइटेरिया मौजूद नहीं है कि आसमा एक मिनट रुकिए जरा जी। सवाल ये एक मिनट रुक जाए जरा। सवाल ये है कि एक साफी ने, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक खबर दी कि कमर जमान ने फलां ठेके में इतने पैसे ले लिए। अब वो सोर्स नहीं बताता लेकिन वो खबर गलत है, तो फिर क्या करें? फिर साफी के खिलाफ बात होनी है, किसके खिलाफ होनी है? या तो ये होगा कि वो बात प्रूव हो जाए कि वो दुरुस्त है, फिर सोर्स नहीं बताएगा वो, ओके आप सोर्स अपना डिक्लेयर न करें, लेकिन अगर खबर गलत है और मेरी डिफॉर्मेशन हुई है तो किसने इख्तियार दिया है आपको? तो सर इसके अंदर माफी मांगने का कोई वो नहीं, निगत क्या आपने पूरा पढ़ा है इसमें माफी मांगने का है ना? सर ये ठीक है, मगर मेरा और आपका है सर, नहीं उसमें होता है ना कि अगर आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं इस कानून के अंदर, नो आप उसको कानून में कवर नहीं करेंगे, वो आपका मेरा और आपका जाती इशू है। निगत आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? निगत आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? ये वो देखें, कायरा साहब का पॉइंट भी वैलिड है। नहीं, जो यहाँ पे मसला है वो ये है कि इस नए कानून में जो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल है उसको बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया। उसकी वो अपॉर्चुनिटीज आप डिफेंडर को दे ही नहीं रहे। आप लीव टू डिफेंड की अगर प्रोविजन देखें तो उसमें वो कह रहे, एक तो आपने जराए ज्यादा कर दिए कि अगर व्हाट्सएप पे भी आपको नोटिस चला जाएगा तो वो कंसिडर किया जाएगा कि आपको चला गया, उसके बाद फिर आपके पास 30 दिन है। नहीं, मेरा बड़ी अदब से बड़ा अदब से सर वो फिर इंटरप्ट करूंगा। मैं फिर सवाल अपना रेज कर रहा हूँ। आपने एक रिपोर्ट दी, आपके पास एक सोर्स है, अगर तो मेरे खिलाफ किसी दूसरे के खिलाफ, फोरम के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ, किसी जज के, वो रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई और मैं कहता हूँ कि ये सोर्स बताएं, फिर तो सोर्स आपने नहीं बताना, जो मर्जी हो जाए नहीं बताना। मगर कायरा साहब डिफेंड करने का जो राइट है सर, आप देखिए मतलब 9 मई के ट्रिब्यूनल्स नहीं बने, सहाफियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। इस तरह नहीं, मेरी बात पहले सुन सर। अगर वो जो एलिगेशन है तो वो पता लगता है कि झूठ है और मैं कहता हूँ झूठ है, तो आप कहते हैं मेरे तो सोर्स ने बताई है, मैं कहता हूँ सोर्स बताएं, आप कहते हैं मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, तो फिर मेरे आप मुल्ज़म है ना। तो ऑलरेडी पीका लॉज तो मौजूद है ना, एग्जिस्टिंग कानून मौजूद है, उसको उसमें पूरा ड्यू प्रोसेस है, उसमें तो क्रिमिनल लॉज भी है, वो बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप खबर की तस्दीक कर ले पहले? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये होता है, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरा भी आपके साथ एक बहुत अलग है, वो ये है कि आपने खबर को पूरी तहकीक के साथ पकड़ लिया सर, और उसके बाद आपको कोई कहता है कि हम आपकी इस बात को तो गलत कह ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि कानून बना है जिसमें कि एक डिफेंड करने का भी हक होता है ना सर सहाफी के पास, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। अदालत में जाना है ना, 180 अदालत के अंदर, अदालत हाई कोर्ट का जज होगा। जी निगत, आपने इसके ऊपर नुक्ता उठाया था, इन्वेस्टिगेशन भी जा सकते, देखिए ना, केस बनेगा, केस रजिस्टर होगा। सर एक दफा निगत को सुन ले, फिर मैं आप इसके ऊपर मैं जवाब लेती हूँ। निगत आप बताइए। इसमें जो लीव टू डिफेंड का जो वो है, उसमें ये है कि 30 दिन के अंदर आपके पास नोटिस गया, अब वो जर्नलिस्ट को सबूतों के साथ आके ये मुद्दा बयान करना पड़ेगा कि ये जी मैं अपना दिफा करने आया। उसके बाद ये ट्राइब्यूनल के पास राइट है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये आप वाकई आपका डिफेंस बनता है या नहीं बनता। अब जहाँ से जो फर्स्ट स्टेप है, नहीं है, मुझ पे एक एलिगेशन एक साफी ने लगा दिया है, वो एलिगेशन जो है उसने मेरी पूरे मुल्क के अंदर मेरी तशहीर हो गई है। अब उस एलिगेशन के बाद मैं कोर्ट में चला गया हूँ या ट्रिब्यूनल में चला गया हूँ। अब साफी ने अगर तो खबर दुरुस्त दी है तहकीक करके, तो वो खबर सबूत हो जाएगी। कायरा साहब, एक मैं आपसे पॉइंट, फिर मैं अहमद अवैस साहब के पास भी जाती हूँ। उमर चीमा ने एक खबर दी थी एक बड़े लीडर की शादी के हवाले से, और वो शादी के उस वक्त सबने तरदीद कर दी। इसका मतलब ये कि अगर इस सिनेरियो में देखा जाए, उस तरदीद के बाद तो उसको जेल हो जानी चाहिए थी, मगर 6 महीने के बाद उसकी खबर दुरुस्त साबित हुई, तो वो जो उसको जेल हुई उस वक्त, उसका तदारुक कैसे होगा? ये इसका सवाल ये है कि एक तो वहां लोगों ने बातें, एक बात थी उसके खिलाफ बातें हुई, ये किसी कोर्ट में जाके नहीं हुआ। अगर कोर्ट में गए तो सबूत हो गया, ना होता तो उसके बाद उमर चीमा साहब को बकायदा वो सबूत दे देते ना,
सवाल मेरा तो है ही ये कि ये कैसे हो सकता है कि आप इस अजम्पशन के ऊपर आसमा से शिराजी या चंद और साफी बड़े जिम्मेदार हैं, वो पूरी तहकीक करेंगे। मेरे जैसा कोई बंदा बैठा है, वो किसी के पगड़ी उछाल, जो आजकल रिवाज है, आजकल एक चैनल के 50 इसमें तो इतराज वाली बात नहीं है सर, लेकिन हाँ, मुकद्दस गाय देखे ना, आप किसी के ऊपर सवाल नहीं कर सकेंगे जी। आप अपनी सुन लें, आपके चैनल्स के, आपके छोटी अखबारों के, बड़ी अखबारों के, बड़ी तो खैर कम, लेकिन छोटी छोटी अखबारों के 15-15 साफी हमारे छोटे शहरों में भी। या क्या हो रहा है? क्या इस बात की इजाजत दी रखी जाए? तो क्या सहाफती तंजीम, सर सहाफती तंजीमें किस चीज के लिए है? हर जगह प्रेस क्लब बना हुआ है, प्रेस क्लब बताए कि ये कौन सा मेरे शहर में 4 प्रेस क्लब है। हाँ। मेरे शहर में 4 प्रेस क्लब है, क्या करूं? मैं छोटी सी बात, मैं निगत बात कर ले। अहमद अवैस साहब, आई एम सॉरी, मैं आती हूँ आपके पास भी, दुरुस्त कराना चाहिए। अच्छा निगत, आप इसका जवाब दे दें, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है सर, वैलिड। हाँ निगत, आप इसका जवाब देंगे जो कायरा साहब। इसका सिर्फ एक जवाब है, और वो ये जवाब है कि ये वैसा ही कानून है जैसे पीटीआई की हुकूमत में पैमरा में अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई थी, तो उसमें पीपीपी और पीएमएलएन ने उसकी मुखालफत की थी हमारे साथ बैठ के और जर्नलिस्ट के साथ मिलके, और उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया रूल्स के हवाले से भी, तो उस वक्त ये इसी तरह की प्रोविजन थी जिसपे ये सब साथ खड़े हुए थे। अब साहबा, मैं आपसे बड़े अदब से मैं ये कहूंगा कि नैब ऑर्डिनेंस में हमने तरमीम की, तो आप सब ने कहा कि ये तो एनोरा ले रहे हैं, ये तो अपने लिए कानून बना रहे हैं। कहा ना आप लोगों ने, क्यों कहा? मगर कायरा साहब, अब ये तो नहीं ना कि अपोजिशन में कुछ और हो और हुकूमत में कुछ और। अब आप लोग ये नहीं है में तो कुछ और। सर नहीं, आजादी, आप भी तो आजादी राय को देखे ना, आप पहले इस मुल्क के अंदर कहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ कानून? आपको भी, मुझे भी, मेरी भी आजादी राय है, लेकिन वो पैरामीटर्स के अंदर है। अगर गलत कानून बना है, किसी जगह आपको गिला है, वो ठीक हो जाएगा। अदालत है, ऊपर कौमी असेंबली है, सेनेट है, कई जगहों पे ये डिबेट होगा। तो इस बिल के तहत तो आपने व्लॉगर को, यूट्यूबर को, टिकटॉकर को, सबको सहाफी बना दिया है। क्या वो डेफिनेशन दुरुस्त है? आप मुझे बताएं। आप क्यों टिकटॉकर के तौर पे सहाफी बनना चाहते हैं? जी खुरम साहब, अगर मुझे इजाजत सर, देखिए 21वीं सदी में जो पब्लिकेशन का लफ्ज है, अशात, वो तब्दील हो गई है। हर टिकटॉकर अब पब्लिश कर रहा है अपना ओपिनियन, हर व्लॉगर पब्लिश कर रहा है। पहले ये हक जो चंद अखबारों और चंद टेलीविजन चैनल्स तक महदूद था, अब ये यानी नाकाबिले यकीन हद तक वसी हो गया है। तो लिहाजा आप उसको जर्नलिस्ट कह दें, आप उसको पब्लिशर कह दें, जो चीज पब्लिक डोमेन में डाल दी गई है, अगर उसके पीछे जिम्मेदारी नहीं होगी, अगर वो इन्वेंडो पे चलना है, अगर वो ढके छुपे जुमलों पर चलना है, अगर वो गलत इल्जामात पर चलना है, खुरम साहब आप बताइए, वजीर आला पंजाब के खिलाफ अगर कोई टिकटॉकर उठ के कोई ऐसी बात करता है जो कि तौहीन के जुमरे में उनके ख्याल में आता है, तो जाहिर है कि अगर वो चली जाते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट उनके किसी भी टिकटॉकर को उठा के बिहाइंड द बार तो चले इसमें नहीं है, लेकिन 30 लाख रुपया उसको जुर्माना कर देता है, तो मुझे बताएं सर कि फिर क्या आज़ादी इजहार किधर रह जाएगा? ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, बहुतान, इल्ज़ाम, फेक न्यूज़ अपनी जगह पे है, लेकिन ये कोई मजाक भी तो उड़ाता के लिए। देखिए सर, अब ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं ना, इसकी डेफिनेशन जो है वो अदालत कैसे करेगी? अदालत को मैं पसंद नहीं हूँ, मैं अदालत को पसंद नहीं हूँ, वो मुझे देखेगी, हुकूमत को मैं पसंद नहीं हूँ, मुक़्तदरा को मैं पसंद नहीं हूँ, वो कैसे इस्तेमाल नहीं हो, आप इन्वेस्टिगेटर को भी पसंद नहीं हो, आप जज को भी पसंद नहीं हो, इतनी सारी चीजें मिलके आपके खिलाफ साजिश कर रही है एक बंदे के खिलाफ। ये तो होता रहा है, क्या आपको नहीं पता? खुरम साहब आप बताइए, क्या ये पिछले दौर में नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि सच का तयन कौन करेगा और कैसे होगा, सवाए फिर आखिर हम अदालत में जाएंगे। लेकिन इशू यही है कि यहाँ फिर रिफाइनमेंट आएगी ना जी। अगर तो कोई टिकटॉकर किसी के लिबास के बारे में गुफ्तगू करता है और मुझे वो पसंद नहीं है, तो उसको तो हम ट्राइब्यूनल में नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन अगर जिस तरह कायरा साहब ने कहा, वो इल्जाम लगा देता है कि जिस शख्स ने इस अपनी सरकारी जिम्मेदारी में करप्शन की है इतने अरब रुपए की, तो उसको क्या खुला छोड़ दिया जाए? क्योंकि वो तो पूरे मुल्क में बात खुला छोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा है, चाहे वो टिकटॉकर है। अहमद अवैस साहब को भी मैं शामिल करूं। सर आप क्या कहते हैं?
आप जो क्या कहते बीमारी हैं? वाजे है, इसका इलाज जो दुरुस्त है वो अभी वक्त के साथ आएगा सामने। अगर ये कानून इसका इलाज नहीं है तो इस कानून को तब्दील कर दिया जाएगा। अच्छा अहमद अवैस साहब, ये तो अच्छी है, आपने अच्छी बात की। जी अहमद अवैस साहब, आप क्या कहते हैं इस कानून के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कायरा साहब को इतना इमोशनल मैंने कभी नहीं देखा जो आज मैं सुन रहा हूँ उनको। कायरा साहब के ऊपर बीती है, मेरे पे, तो हम सब पे बीती है इस पे और शायद आप पे भी बीती है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये कानून जो है ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी क्रिमिनल लॉ में भी है और सिविल लॉ में भी है। इसकी सिविल रेमेडी भी है, इसकी क्रिमिनल रेमेडी भी है। यानी अगर कोई आदमी किसी का बहतान तराशी करता है, किसी के मुतालिक झूठी बात उड़ा देता है, तो वो डेफामेशन सेक्शन 500 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो पीपीसी का पीनल कोड का जो सेक्शन 500 के तहत वो उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकता है और उसका इस्तगासा डायरेक्ट कोर्ट के अंदर दाखिल कर सकता है, एफआईआर भी हो सकती है। ये एक आस्पेक्ट है। इसी तरह से ऑन द सिविल साइड के फॉर स्लैंडर के लिए ऊपर कि किसी ने किसी की रेपुटेशन को इम्पेयर किया, ख़राब किया, झूठी बात उड़ा दी, तो उसके ऊपर वो डैमेजेस का सूट दायर कर सकता है। और वो डैमेजेस उसकी अपने स्टेटस और अपनी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका क्या लाइफ स्टाइल था, उसका क्या लाइफ स्टेटस था, उसके मुताबिक वो स्टेटस जो है वो अपना डैमेजेस क्लेम कर सकता है और अदालत बाउंड है वो देने के लिए। ये सारी दुनिया में कानून राइज है, पाकिस्तान के अंदर भी राइज है। इसके होते हुए अब ये जो इन्होंने जो चीज़ें, इनमें दो चीज़ें नई बहुत जो अचंबा हैं जो डाल दी हैं और वो स्केरिंग है। एक तो ये कि उन्होंने जब किसी ने वो नोटिस दिया तो नोटिस के ऊपर ही उन्होंने कहा कि जी ये नोटिस जो है ना, इसी के ऊपर आपको जो एक्सप्लेनेशन देनी है, इट डिपेंड देन ऑन द ट्राइब्यूनल कि आपकी एक्सप्लेनेशन मानता है कि नहीं मानता है। और अगर नहीं मानता है तो डिग्री कर देगा आपके खिलाफ या आपके खिलाफ फैसला दे देगा। जी हाँ, जी हाँ। आपको आगे यानी आप ना एविडेंस होगी ना कुछ होगी, वो वहीं फैसला दे देगा। हाँ, जी, जी। ये है लीव टू डिफेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर दिया हुआ इन्होंने। ठीक बात है ये। हाँ, ये अच्छा, ये आर्टिकल 6 निगत होना क्या ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आसान बात कर दी। फेयर ट्रायल जो निगत बात कही थी, निगत होना क्या चाहिए, फिर मैं ब्रेक पे जाती हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे मौजू पे होंगे। होना क्या चाहिए? आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल सर, इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10A। ठीक ठीक, फेयर ट्रायल की वायलेशन है इसके अंदर। इसी तरह से ये एकदम से जो थ्रेट है कि आप डेफर्मेशन के कानून को ठीक करें और एक मिनट बात मेरी सुन लीजिए ना सर, एक सेकंड जनाब, एक मिनट। मैंने बड़ी पेशेंस से आप सबको सुना है आज। जी जी। नहीं, आपका सर एक फेयर ट्रायल का हो गया, मुझे ब्रेक भी लेनी है, तो मैं आपके साथ तो मैं बाद में भी बात कर सकती हूँ अहमद अवैस साहब। मैं निगत ने जाना है जी, निगत ने जाना है। निगत होना क्या चाहिए, मैं मुख्तसर जानना चाह रही हूँ। जी जी बोल। देखें, वो जो होना ये चाहिए कि पहले तो आप ये मिल के डिसाइड करें फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि जो मौजूदा कवानीन है उनमें हम डिसइंफॉर्मेशन को कैसे एड्रेस करें। अभी जो कंसल्टेशन हुई थी आसमा, उसमें बहुत ज्यादा सहाफियों की कंफ्यूजन थी जो कराची से भी आए हुए थे और बलोचिस्तान से भी। उनका ये कहना था कि अगर मैं अपने सूबे में बैठ के कोई बात करता हूँ या कोई खबर देता हूँ और पंजाब के ऑफिशियल के बारे में है वो, या पंजाब के रिहायशी के बारे में, और वो उस पर दावा दायर कर देता है इस लॉ के अंदर, तो फिर वो कैसे अप्लाई होगा? मतलब पंजाब को एक इजाफी हैसियत हासिल हो जाएगी ओवर अदर प्रोविंसेस, तो वो भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है मेरे लिए। ये बहुत अहम पॉइंट है। अदब के साथ बहुत अदब के साथ कायरा साहब और दस्तगीर साहब कि ये नेशनल लेवल पे हम लोगों को प्रॉपर कंसल्टेशन करके डिसइंफॉर्मेशन को एड्रेस करना कि एग्जिस्टिंग लॉज में उसको किस तरीके से एड्रेस करें, बजाय सिर्फ ये कि पंजाब अपना कानून लेकर आ जाए और बाकी जो है वो सारे कंफ्यूज खड़े हों। जी कायरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। इतना कह रहा था कि 18वीं तरमीम के बाद कुछ सब्जेक्ट्स वो हैं जो डिवॉल्व हो गए हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट सारे मुल्क में होना है, बाकी सूबों को भी ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस तरह के लाभ बनाने पड़ेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि साफी तंजीमों के साथ बैठ के बात करके इसमें जो खराबियां हैं वो दूर करनी चाहिए। लेकिन ये डिमांड, ये तजवीज, ये तो अदालतें भी कहती थी, आपकी तंजीमें भी कहती थी, बाकी लोग भी कहते थे कि जी आप डेफर्मेशन लॉज को ठीक करें ताकि ये जो सोशल मीडिया का तूफान बदतमीजी उठा हुआ है इससे आम लोगों की पगड़ियां ना उछले। आपकी खुद उछली हैं,
ऐसा ही है बिल्कुल। ये नहीं, इससे तो कोई इनकारी है ही नहीं कायरा साहब, लेकिन उसका जो तरीका कार है करते उसको ठीक किया जाना चाहिए, उसको बेहतर किया जाना। उसको ठीक करने में हमें ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के जो आईनी हकूक हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना। यही अहमद अवैस साहब बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। मैं एक छोटी सी ब्रेक चला है ना, एक बिल बना है, डिबेट हो रहा है, हाँ इसके ऊपर नेशनल लेवल पे। मगर कायरा साहब अभी खुरम साहब ने भी कहा इसको देख लिया जाएगा, मगर हमारा सवाल ये भी है कि अगर उसकी कंसल्टेशन हो रही थी, दोपहर में होती है और शाम को इमरजेंसी में उसको मंजूर कर लिया जाता है, तो ये कौन से जमहूरियत के तकाजे हैं? ऐसा हेस्ट वाला काम नहीं था कि उसको बहुत जल्दी में किया जाए, है ना। ये चले, आप इसके ऊपर तो एग्री कर गए मेरे साथ। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अदलिया इंतजामिया की जो लड़ाई का तासुर है, ये महाजराई है, अभी मीडिया और हुकूमत का हुआ या आगे जो मामलात हो रहे हैं लापता अफराद के हवाले से भी, उसका अंजाम क्या हो सकता है। और खान साहब को भी एक रिलीफ मिला है, इसको भी देखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद अवैस साहब, हम ये कानून हो या दीगर कवानीन हो, सब पे हम बात तो ज़ाहिर कर रहे हैं, मगर आप देखिए जो इस वक्त अदलिया और इंतज़ामिया के बीच में मामलात चल रहे हैं, आज भी लापता अफराद के हवाले से, कल भी जो रिमार्क्स आए, बहरहाल अच्छी बात है कि आज कुछ अटर्नी साहब की तरफ से कुछ अच्छी यकीन दहानियाँ हुई हैं, लेकिन ये अदलिया इंतज़ामिया महाजराई है, ये अदलिया और मुक़्तदरा के बीच में महाजराई आपको नज़र आ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये असल में जो हालात हमारे यहाँ पे हो गए ना, वो ये जो बन गए हैं और अभी जो नज़र आते हैं, इसके अंदर एक डिफेक्टो रूलर बना हुआ है। आइन को भी वैसे रखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ भी का नाम भी उस वैसे का वैसे मौजूद है, और डेमोक्रेसी का प्रोसेस भी अपनी जगह पे है, लेकिन इन तीनों चीज़ों का कोई ताल्लुक जो है वो उस डिफेक्टो रूलर के कानून से नहीं है। उसका ऑर्डर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ख़तरनाक सूरत हाल है जो हमारे यहाँ पे पैदा हो गई है, और इसी वजह से आपने देखा कि जो एजेंसियों का रोल बहुत बढ़ गया, और वो 6 जजेस का जो ख़त है ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अब अगर यहाँ पे खुद ब खुद मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशन के अंदर इनबिल्ट एक री एमर्ज करने की एक सलाहियत होती है, कोई भी अदारा हो, यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि इस क्रिटिकल स्टेज के ऊपर वो जो अदलिया जिसमें डिवाइड भी था, ग्रुपिंग भी थी, सब कुछ था, लेकिन ये खत आने के बाद और जब इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई है और उसके बाद वो थ्रेट आए, वो मुख्तलिफ लेटर्स के अंदर जो सफ़ूफ भेजा, को पाउडर भेजा, फलां भेजा, और मुख्तलिफ, और ये जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो इसका मतलब है कि एजेंसीज जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर एमर्ज हो रही हैं, ताकतवर होना शुरू हो रही हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि ये सारी अथॉरिटी तो सिर्फ अदलिया को देता है, कि जिसने बाकी दो बड़े जो हमारे स्टेट के अदारे हैं, मतलब पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, उनको भी नज़र रखनी है, उनके ऊपर भी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी उसने करनी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ भी करना है, और पावर ऑफ रिव्यू भी उसके पास है, क्योंकि बैलेंस उसने क्रिएट करना है। तो उसको जब आप ऐसे दबाते गए हैं तो एक स्टेज आ गई जहां पे वो अपने आप को, ये उन्होंने गालिबन महसूस कर लिया कि अब इसको दबाया गया तो यहाँ पे फिर एजेंसियों का रूल हो जाएगा और टाउट फेरेंगे यहाँ पर, फिर जुडिशरी खत्म हो जाएगी, अच्छा, लीगल प्रोफेशन भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन आपको लगता है कि ये महाजराई अब दो, कायरा साहब जो अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि टाउट्स का रोल होगा या डिफेक्टो जो रूलर्स हैं, वो तो लगता है कि सिर्फ एजेंसीज या उधर जो मुक्तदरा की तरफ इशारा हो रहा है, वो क्या जुडिशल एक्टिविज्म की सूरत भी है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने भी जुडिशल एक्टिविज्म को भुगता हुआ है। क्या ये वो स्टेट आ गई है जहां इदारे एक दूसरे के साथ जो हैं, खास करके दो बड़े इदारे जो हमेशा एक दूसरे के साथ चलते थे, मार्शल लॉ में भी साथ चलते थे, वो अब एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है, तो ये क्लैप्स हो रहा है। इज इट ट्रू? आसमा, हमारे यहाँ ना ये रिवाज हो गया है हम सब के अंदर
कि सभी लोग कानून से मावरा होकर अपनी ताकत का इज़हार कर रहे हैं। मैं बतौर सियासी कारकुन के, कोई कारोबारी, कोई दौलतमंद, कोई सहाफ़ी, इसी तरह कुछ सब सर्विस के लोग हैं, इसी तरह इदारों ने भी अपना रोल अदा कर लिया है कि अब हर जो इदारा है वो अपनी आईनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के खेल रहा है। पार्लियामेंट के ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं, पार्लियामेंट कैसे बनी एक अलग सवाल है, कैसे बनती रही है अलग सवाल है, लेकिन पार्लियामेंट भी अपने काम के ऊपर उस तरह पूरी तरह जो काम था उस पर पूरी तरह नहीं उतर सकी और उसके नतीजे में दीगर लोगों ने स्पेस हासिल की है। अब सवाल यह है कि जज साहिबान ने चीजों को देखना है, उन्होंने बाकी इदारों को भी ध्यान में रखना है, लेकिन अपने कंडक्ट के ऊपर भी ध्यान रखना है। बिलाशुबा एक आजाद जुडिशरी और एक पावरफुल जुडिशरी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। ये बात तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन जिस तरह बाकी जगहों पे, बाकी इदारों में एवोल्यूशन हो रहा है डेमोक्रेटिक, इसी तरह अदालतों के अंदर भी एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अदालतों को भी एक बात देखनी है कि उनका कंडक्ट क्या है, उनका रोल क्या है। लेकिन अगर मुदाखलत होगी कायरा साहब, अगर उनके घर, उनके बेडरूम्स में कैमरे होंगे तो कैसे? बहुत गलत। मैं उस पर बात करने लगा हूँ, मैं उस पर बात करने लगा। अदालत का काम यह है कि अदालत अब लोगों की बातें सुने, वकला की बातें सुने, शहादतें तलब करे और जिनको तलब करना है उनको तलब करके उनसे क्वेश्चन ले ले, लेकिन वो कमेंट्स जो जजमेंट का हिस्सा नहीं बनने, वो तकरीरें ना करें, वो गुफ्तगू न की जाए जो सिर्फ टिकर्स की और अखबारात की जीनत बनता है और जिससे अभाम होते हैं, जिससे असल लड़ाई होती है। जज साहिबान के पास इख्तियार है, वो बुलाएं और वो अपनी जजमेंट के जरिए बोले। ये बात हम आज नहीं कह रहे, हम शुरू से कहते हैं कि जजेस शुड स्पीक थ्रू द जजमेंट्स, नॉट इन द कोर्ट्स। और वो रिमार्क्स ना दें बल्कि ऑर्डर दें, वो फैसला दें। दूसरा ये जो इशू हुआ है 6 जजेस के खत का, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, प्रैक्टिशनर भी नहीं हूँ, अहमद अवैस साहब मेरी करेक्शन फरमाएंगे कि ये जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, इनके इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के जुडिशल इख्तियारात में, सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों को रिव्यू कर सकती है, जिस तरह हाई कोर्ट के सिंगल बेंच को उनका डबल बेंच या उनकी जो होता है लार्जर बेंच, वो हाई कोर्ट के अंदर भी रिव्यू कर सकता है। इसके अलावा उनके इख्तियारात सेम है। 6 जज साहिबान ने एक जज साहब को खत लिखा है, बल्कि एक काउंसिल को खत लिखा है, वो भी जजेस हैं। इन जज साहिबान के पास वो कौन सा इख्तियार नहीं था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। ये भी तो उनको कंटेम्प्ट नोटिस दे सकते थे, बुला लेते, मगर ऐसा नहीं हुआ खुर्रम साहब। मगर ठीक बात है, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में अब उसके बाद हुआ, आपने देखा कि बुलाया चीफ जस्टिस साहब ने। लेकिन खुर्रम साहब, अब ये जो लड़ाई है, चीफ जस्टिस साहब को खत लिखना क्यों? जी हाँ, जाहिर है वो खुद भी कर सकते थे, मगर बहरहाल ये बात इससे आगे अगर बढ़ गई है तो खुर्रम साहब क्या इसको कहे कि इंट्रोस्पेक्शन, क्या इदारों के अंदर जो है वो इंट्रोस्पेक्शन हो रही है, या इदारों के अंदर भी जो ग्रुपिंग है वो इतनी ज़्यादा तकसीम की बात हो रही है ना, पोलराइजेशन की बात हो रही है, वो इतनी मजबूत हो गई है कि हर कोई किसी ना किसी के तौर पे के बिहाफ के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। इस तासुर को कैसे ठीक करेंगे सर? इस इदराक के साथ कि पाकिस्तान का कोई इदारा किसी दूसरे इदारे को भाषण देने के काबिल नहीं रहा, ये हकीकत है, ये बड़ी तल्ख हकीकत कि वो अदलिया जिसने भी ज्यादा देर नहीं गुजरी, साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया और फिर चंद हफ्तों बाद वो फैसला उल्टाकर पंजाब की हुकूमत उल्टा दी। 63A की नई जो है वो इंटरप्रिटेशन और नया आइन लिख दिया उन्होंने। तो वो किस तरह कह सकते हैं कि जी हम जो है वो दूसरे इदारे ऐसे ना करें और वैसे ना करें। उसके बावजूद अदलिया का एक एहतराम और अपनी जगह पर मौजूद है। इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने देखिए, मैं फिर, हमारी आदत है, हमारे पास इलाज बहुत है, तशखीस नहीं है। अगर तशखीस दूसरे इदारों की मुदाखलत है तो वो खत लिखने से नहीं होगी। मेरी गुजारिश है कि वो जज साहिबान फिर ये भारी पत्थर उठाएं और अपनी अदालत में ये केस चलाएं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन करके खुद पिटिशनर बने और वो सारे सबूत लेकर आए कि जनाब ये मामला है। वरना ये अदलिया वो है जिसने
जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया था। मैंने नहीं किया था, जजों ने किया था। उनसे कोई पूछताछ नहीं होनी कि जनाब आपका तो पूरा फैसला जो है वो उल्टकर जमीन पर पड़ा है, तो वो ये कैसे हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? तो और वो देखिए ना, अभी 2 दिन पहले अगर ऐसी गुफ्तगू होगी कि हम अगर जो है वो वजीर आजम और काबीना को यहाँ बुलाकर फैसला करेंगे, तो फिर अदलिया को भी तजावज से परहेज करना चाहिए। ये तो तजावज हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अदलिया में हो रहा है, तमाम इदारों की तरफ से हो रहा है, लेकिन अदलिया के ऊपर अगर उन्होंने अपनी एक अलहदा अखलाकी हैसियत को बरकरार रखना है, क्योंकि अब अदलिया पाकिस्तान की हाकमियत और इक्तदार में एक प्लेयर है, और जितना वो उसके अंदर अब आ गए हैं उनकी फिर स्क्रूटनी होगी, उनके ऊपर निगरानी होगी, और मुझे दुख से कहना पड़ेगा उनके ऊपर एतराजात और तनकीद भी होगी। कैसे अब ये सब हिस्सा मामला खुल चुका है। कैसे स्क्रूटनी होगी आपके ख्याल में? जी, स्क्रूटनी यही है ना जी, स्क्रूटनी। हाँ, तो ये अब जब स्क्रूटनी का हमने तरीकाकार तय करना है, तो किसने तय करना है? पार्लियामान ने तय करना है। पार्लियामेंट तो ऑलरेडी आपके बहुत से कवानीन अदलिया के पास ये इख्तियार मौजूद है। आपने देखा कि 63A की तशरीह हुई जी, देखिए ना, और जिस तरह से हुई है, यही बात है कि अब अदलिया को मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, पार्लियामान का ये हक जो पाकिस्तान के अवाम ने उसको दिया है कि वो अदलिया के मामलात को रेगुलेट कर सकते हैं, उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए, जिस तरह हमने जो प्रोसीजर्स एक्ट में किया, हमने जो पार्लियामान है उसने तो अपने पास हक नहीं रखा कि हम ये फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच बनेगा। उन्होंने कहा कि आपके ही जो 3 सीनियर मोस्ट लोग हैं वो एक फैसला करें, ताकि एक शख्स के पास एक जो इख्तियार का जो इर्तकाज है वो ना हो। तो अगर पार्लियामान ने कोई सिस्टम, देखिए ये बात वाज़ेह है, कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। देखिए आइन के अंदर जो अदलिया के एहतसाब का तरीका है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। तो लिहाजा पार्लियामान को इस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जनाब अगर अदलिया आज खुद अपना एहतसाब नहीं कर पा रही और इस तरह के इशूज आ रहे हैं, तो फिर हमने वो स्क्रूटनी जिसके तहत हम गुजरते हैं, दूसरे इदारे गुजरते हैं, उसका फिर अदलिया पर भी कुछ ना कुछ इतलाक करना। आपका क्या कहना है? क्योंकि इंक्रोचमेंट तो हो रही है। पहले मैं इनके देखें, पहले नहीं दूरी बात सुनिए, पहले ही तो इन्होंने ये कहा ना कि ये उन्होंने एक फैसला ऐसा कर दिया, गलत इंटरप्रिटेशन कर दी और इस तरह से उल्टा दी हुकूमत और फलां किया। मैं इसका एक थोड़ा बड़ा ये, क्योंकि बहुत इट हिट्स द वेरी अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो जो 63A का फैसला आया था, वो फैसला उन्होंने बड़ा आम इंटरप्रिटेशन करते वक्त ज़रा हट के उसका इंटरप्रिटेशन की हुई है। उसमें उन्होंने आर्टिकल 69 कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 63A के साथ मिला के और उसके बाद उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन की हुई है। उसके अंदर भी दिया हुआ है कि अब क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे क्योंकि वक्त कम है, अब सवाल ये है कि अगर वो फैसला गलत था, सर उन्होंने आइन लिखा नहीं था वैसे, दो को मिला के जी उनके ऊपर ये एतराज होता है, ये इल्जाम है कि उन्होंने लिखा है, रीराइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बताऊं ना एक बार, अब सवाल ये है कि अगर ये समझते हैं या कोई समझता है कि ये फैसला गलत था और ये नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो रिव्यू की गुंजाइश तो मौजूद थी और रिव्यू में पूरा कोर्ट भी बैठ सकता है। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि वो अगर 3 या 5 जजेस ने फैसला किया है तो रिव्यू में वो 3 और 5 ही बैठेंगे। रिव्यू में आप 8 भी 9 भी बैठा सकते हैं, आप 11 भी बैठा सकते हैं, आप फुल कोर्ट भी बिठाना चाहे तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए क्यों नहीं बिठाया? बिठा करते उसको करके उसको फैसले को अंडू कर सकते थे। मैं इसका जवाब दे दूं, इसलिए नहीं बिठाया कि हमारी हुकूमत तो उस वक्त उनके जो है ना, वो कहते हैं हम गिड़गड़ा रहे थे कि खुदा के लिए फुल कोर्ट आप इश्यूज के ऊपर कन्वीन करें, लेकिन उस वक्त खत्म हो गया, तैयार नहीं थे। हाँ, वो तैयार नहीं थे चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बिठाने के ऊपर। अब सवाल ये बाद में हो सकता था ना, अब तो, लेकिन अब सर चूंकि बिल्कुल अब क्या करना चाहिए कायरा साहब जी? ये जो ख्याल है कि अदलिया का काम दूसरे इदारों की निगरानी नहीं है, अदलिया का काम है कि उसके सामने जो पिटीशन आए
उसको कानून पर जज मेरी बात सुनिए, सिर्फ ये काम नहीं, मगर खुर्रम साहब ये तो एक दूसरे के ओवरलैप तो करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस तो इसी का नाम है। आर्टिकल 188 जो है वो अच्छा मैं सर आइन का आर्टिकल 188 और कानून की कायरा साहब आप क्या निगरान नहीं। ओके कायरा साहब, कैसे हल होगा इसका? इस देखिए, मैं बड़ी सिंपल गुजारिश करूं, अदलिया का काम निगरानी नहीं है। अगर कहीं किसी इदारे ने तजावुज कर लिया है और वो अदालत के पास आ गया, सुओ मोटो की सूरत में भी ले सकते हैं या उनके पास किसी पिटीशन की सूरत में आया तो उन्होंने फैसला देना है। लेकिन ये कहना कि वो कोई ऊपर मॉनिटर बन के बैठ गए, पार्लियामान के ऊपर कोई पार्लियामान की सोवरेनिटी को कोई चेक नहीं कर सकता। नहीं, मगर आपने देखा है कि अभी भी आप देखें कोई भी चीज हो उसको वो कानून जाता है, उसके बाद आप देखें कि क्या कहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आसमा, मेरी गुजारिश सुने, इसको छोड़ दीजिए। 18वीं तरमीम जो पूरी यूनानिमिटी से पास हुई थी, उसको इफ्तिखार चौधरी साहब ने उंगली रख के करा लिया, चैलेंज करा दिया और 19वीं तरमीम करा के सब ठीक हो गया। और उसमें सिर्फ क्या हुआ कि जजेस का अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो था उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी को रोल दिया गया, वो खत्म हुआ तो सब ठीक हो गया। तो ये भी देखने की जरूरत है कि ना सिर्फ ये कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट, उनके तरीकाकार, उनकी अकाउंटेबिलिटी का, ये पार्लियामान है, सुप्रीम पार्लियामान है, पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदा पार्लियामान है, अदालत नहीं है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि पार्लियामेंट्री बालादस्ती या पानी बालादस्ती की बात की जाती है, तो उसके अंदर यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किस तरह से जो भी कानून बनेगा उसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। कोई एक दूसरे के इख्तियारात को इंक्रोच नहीं कर सकता, मगर ये बात भी पार्लियामेंट के अंदर ही होनी चाहिए। इसका भी कोई तरीक़ाकार निकलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जिसको अदलिया जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करे, एजेंसियाँ अपने इख्तियारात से तजावुज़ करें और पार्लियामेंट और इंतज़ामिया जो है वो बेबस होकर बैठ जाए। मैं पार्लियामेंट को ज़्यादा कहूँगी कि उसको बेबस नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।